हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया कि गैल्वेनिक सेल पर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में उसमें जो पोटेंशियल होगा उसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मेटल रॉड लेते हैं। ठीक है, ये मेटल रॉड में क्या क्या काम हो सकता है देखो। अगर मान लो लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था उसको आप सोच सकते हो। तो ये जो जिंक वाला मेटल था वो ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ का फॉर्मेशन करता था और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसके रॉड पर रह जाते थे। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके रॉड पर रह जाएंगे तो यहाँ पर रॉड पर क्या चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमने अगर मान लो इसको कॉपर रॉड की तरह समझ लिया तो कॉपर रॉड में क्या हुआ था? सॉल्यूशन से Cu2+ जो है वो रॉड पर आके स्टिक हो जाते थे और जिसके वजह से रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। मतलब हम लोग इस बात को बोल सकते हैं मेटल सरफेस में एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेस्ड ऑन डिफरेंट केसेस। तो ये अलग अलग केस पर डिपेंड करेगा कि मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और रॉड पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा उस केस में हमने देखा था रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया था, और वहीं अगर रिडक्शन होगा तो उस केस में हमने देखा था रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब इसी बात को यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो क्या लिखा है, इफ आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विल अटैच विद द मेटल रॉड देन एट रॉड पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का मेटल उसके साथ अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। बिल्कुल सही बात है। Whereas if the metal will lose electron and move to the solution, और इस केस में अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो रूट पर ही छोड़ देगा। इस केस में ये रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी के बारे में लिखा है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल नेगेटिव चार्ज विल जनरेटेड द रॉड। और इसी के वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे उसके वजह से ये जो रॉड होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को कंबाइन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द 2 अपोजिंग रिएक्शंस। हम लोगों ने 2 अपोजिंग रिएक्शंस देख लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। द इलेक्ट्रोड में बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने देख लिया जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे हमने Zn वाला केस हमने लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, वहां से Zn2+ का फॉर्मेशन हो गया था आयंस प्रकार और वो सॉल्यूशन में चले गए थे। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो गया और रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो गया। मैंने आपको पहले ही एक बात बताया था, कहीं पर भी आपको चार्ज सेपरेशन इस तरह दिख रहा होगा मतलब पक्के तौर पर वहां पोटेंशियल जनरेट होगा, ये एक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, यहां पर देखो जैसे Cu2+ मान लो यहां पर टिक कर गया है, उस केस में सॉल्यूशन में SO4 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया था जिसके वजह से सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा होगा कि सेपरेशन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पर भी एक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहीं पर भी आपको सेपरेशन ऑफ चार्ज दिखेगा, आप समझ लेना वहां पर पोटेंशियल जनरेट हो रहा, वहां पर एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया है। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट द मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कहां पर डेवलप होगा? ये मेटल और सॉल्यूशन का जो इंटरफेस है, क्योंकि वहां पर चार्ज सेपरेशन नजर आया ना, तो चार्ज सेपरेशन के आने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और उसी का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बोलेंगे? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, जहां पर ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो हम लोग इसको और बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा रिड्यूसिंग पावर। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो आप याद रखना वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी दूसरे को वो रिड्यूस करेगा। अगर वो किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर हम लोग ज्यादा बोल सकते हैं, या फिर हम लोग एज ए उसको रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जिंक देखो, Zn जो है Zn2+
का फॉर्म कर रहा है ऑक्सीडाइज होके, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। तो यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा, तो इस दौरान जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, जो भी चार्ज सेपरेशन होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। सिमिलर वे में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जहां पर रिडक्शन का काम हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर देखो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कहा गया है, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा तो किसी दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, किसी दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे मान लो हमने जिंक को ही ले लिया है ना, Zn2+ का आयन जो है, अगर मान लो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक का फॉर्मेशन करेगा, तो उस केस में यहां पर जो इसका पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पर ले सकते हैं। मतलब सेम ही चीज को हम लोग ऑक्सीडेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं और रिडक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है ये दोनों कंपैरेटिव टर्म है। ठीक है, मतलब हो सकता है किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा हो किसी एक चीज से तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, चाहे वो जो पर्टिकुलर चीज मैंने ले रखा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जिंक की बात करें तो जिंक का है किसी से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, उस केस में जिंक क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो कम हो, मतलब वो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो किसके कंपैरेटिव में आपने ले रखा है। इस एग्जांपल में देखो सिल्वर पर 0 चार्ज है, ठीक है, वो Cl- के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और Cl- के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा, तो यहाँ पर ये 0 से ये प्लस में कन्वर्ट हो रहा, तो AgCl का फॉर्मेशन कर दिया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। वहीं पर Ag देखो यहाँ पर +1 चार्ज पे है, तो +1 चार्ज पे है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर ये कौन सा काम हो रहा है, रिडक्शन का काम हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Ag का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, Ag AgCl Cl-। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, AgCl इसमें कन्वर्ट किस में हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा। उसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये 0 से +1 में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ नजर आ रहा था और यहाँ पर आपको डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नजर आ रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सबसे बेसिक सा फंडा है कि ये उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कोई एक इलेक्ट्रोड, कोई एक मटेरियल ऐसा होगा जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एक के रेस्पेक्ट में कम हो सकता है, और हो सकता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एक के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया, अगर मान लो जिंक और कॉपर का ये यूज करेंगे तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर के रेस्पेक्ट में कम है, तो इस वजह से जिंक वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो पोटेशियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो उस केस में वहां पर क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा आपने जो इलेक्ट्रोड ले रखा है उसके साथ क्या ले रखा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि ये नेचर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मेटल या कौन सा इलेक्ट्रोड हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब सेकेंड बात आ जाती है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो आप जान लो कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये रिएक्शन देख सकते हो, Zn gives Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर मान लो आपने सॉल्यूशन पर का कंसंट्रेशन ज्यादा ले रखा है Zn2+ का, उस केस में रिएक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, मतलब Zn का Zn2+ बनने का जो कैपेबिलिटी है वो रिलेटिवली अब तो कम हो जाएगा, जो टेंडेंसी है वो तो कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में Zn जो है वो ऑक्सीडाइज करने का जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो गया, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ना उसका ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो रिलेटिवली कम हो गया। तो अगर आप यहाँ पर ली चैटलेस प्रिंसिपल यूज करोगे तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, मान लो Zn2+ का कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला जाएगा, मतलब Zn का खुद का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगा।
ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं इसका कम हो जाएगा। वहीं Zn2+ का कंसेंट्रेशन अगर मान लो काफी कम हो गया, उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो Zn का Zn2+ बनने का कैपेबिलिटी जो है, जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन, इसका खुद का सेल्फ ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर बोल सकते हो कि Zn2+ के कंसेंट्रेशन पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। देखो वही बात लिख रखा है, इफ Zn2+ इंक्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस केस में Zn जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में Zn2+ सॉल्यूशन में अवेलेबल है। वहीं अगर Zn2+ का कंसेंट्रेशन अगर कम हो गया है, उस केस में रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमने जस्ट अभी देखा। उस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। यहां पर एक और फैक्टर देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो होगा वो होगा टेम्परेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। आप उसको ऐसे सोच सकते हो, हमने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो हमने देखा था ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या ये कहें इक्विलिब्रियम जो है वो खुद टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करेगा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पर लिख रखा है कॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात हम लोगों ने क्लास 11 में ही देख लिया था। तो आपस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन आ गया कि वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहीं पर भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर दो और कीवर्ड मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक है सॉल्यूशन प्रेशर, उसको एसपी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रेशर किसको बोलेंगे, द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू आयंस। ठीक है, अब अगर किसी मेटल का उसके आयंस में जो कन्वर्ट होने का टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन चैप्टर वाला ऑस्मोटिक प्रेशर मत समझ लेना। ठीक है, ये एक्चुअली सॉल्यूशन प्रेशर का जस्ट अपोजिट वाला है। ये क्या है, देखो द टेंडेंसी टू कन्वर्ट आयन इनटू मेटल। तो अगर कोई आयन के फॉर्म में है उसको वापस से मेटल में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन दोनों फैक्टर्स के मिला के देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, देखो जैसे केस 1 ले लिया है ना, इफ सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको पता है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला ये जो प्रोसेस है ये टोटल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, कई बार कोई चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वही सारा चीज किसी दूसरे के साथ लोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये इंटर रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो मान लो सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। आपने सॉल्यूशन प्रेशर को क्या देखा था, यहाँ पर ये टेंडेंसी था मेटल का उसके आयन में कन्वर्ट होने का, और ऑस्मोटिक प्रेशर को आपने क्या देखा, उस आयन से वापस से मेटल बनने का। तो मेटल अगर उसके आयन में कन्वर्ट होगा तो पक्की तौर पर हम लोग बोल सकते हैं ना, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पक्के तौर पर लूज करेगा और उसके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, M देखो M N+ और N इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होते हुए नजर आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर यहां से बोल सकते हैं यहीं से, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, कंडीशन 2 हम लोग क्या देख सकते हैं, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या प्रेशर था, यहां पर मेटल आयन जो था वो मेटल में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये डोमिनेट कर जाएगा उस केस में मेटल आयन जो है N इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहां से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मान लो हमने लेफ्ट में एक कंटेनर ले रखा है और राइट में एक कंटेनर ले रखा है। ठीक है, तो IUPAC के नोटेशन के हिसाब से हमें पता है कि लेफ्ट में जो हम लोग कंटेनर रखते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, और राइट में जो कंटेनर रखते हैं उसमें हम लोग रिडक्शन कराते हैं। तो लेफ्ट में एनोड होता है, मैंने एक टर्म यूज किया था लोन, आपको याद होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो
देखो यहां पर जो है इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो मेटल जो है वो Mn प्लस में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पर रॉड पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रॉड पर ही छूट जाएंगे, जबकि ये प्लस चार्ज जो है वो सॉल्यूशन में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर देखो चार्ज सेपरेशन तुम्हें नजर आ रहा है, तो मैंने बोला था कहीं पर भी चार्ज सेपरेशन नजर आया ना तो पक्का तौर पर वहां पर एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वहां पर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। वहीं पर अगर मान लो Mn प्लस बन के अगर इस रॉड के साथ स्टिक कर गया, उस केस में क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन से ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो देखो यहां पर भी चार्ज सेपरेशन आपको नजर आया, तो जहां पर ये चार्ज सेपरेशन होता है तो यहां पर भी एक तुम्हें सेल का फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा, मतलब यहां पर भी पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब इन दोनों पार्ट में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उस चीज को देखते हैं। जैसे लेफ्ट पार्ट का हमने बात करा तो उसमें कोई मेटल जो था वो ऑक्सीडाइज होके Mn प्लस और N इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा था, वहीं राइट साइड में क्या हो रहा था, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके मेटल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होते हुए नजर आ रहा था, आपको देखो यहाँ पर रिडक्शन होते हुए नजर आ रहा है। तो ये लिखा हुआ वेट ऑफ रॉड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो सही बात है ना। यहाँ पर Zn अगर मान लो हमने लिया था पहले वाला जो हमने लेक्चर देखा था, जिंक से Zn2 प्लस का फॉर्मेशन हो गया था, तो वेट ऑफ रॉड तो डिक्रीज होगा ही ना। और हमने नेक्स्ट क्या चीज देखा था, यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा तो यहाँ पर जो जनरेट होगा उसको हम लोगों ने EOP बोला, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वजह से जो EMF होगा, जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हमने EOP से रिप्रेजेंट करा है। और क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हमने ERP लिखा, मतलब EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर इस कंप्लीट सेल की बात करें तो देखो इस कंप्लीट सेल में दो पार्ट ऐसा दिख रहा है जहां पर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, आपको लेफ्ट में भी एक पार्ट दिख रहा है और राइट में भी एक पार्ट दिख रहा है। तो अगर हम लोग कंप्लीट EMF की बात करें तो कंप्लीट EMF तो दोनों का सम होगा ना, एक यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो टोटल अगर EMF की बात करें, टोटल सेल पर का EMF जो होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन एनोड, क्योंकि एनोड में हमने देखा था ऑक्सीडेशन था, प्लस ई रिडक्शन कैथोड। तो रिडक्शन कहां पर हो रहा था, कैथोड में। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं और रिडक्शन के लिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं। देखो इस बात को और क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है एनोड में, इसको हम लोग अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसको अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म पे लिखना चाहें तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस बात को हमने क्लास 11 में जो रिडॉक्स रिएक्शन था वहां पर पढ़ा था, आपको याद होगा। एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने बात करा था, वो एक टेबल था जो कि IUPAC ने डिफाइन किया था, ठीक है। वहां पर हमने देखा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे दिए हुए थे जिनका कि आपस में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो दे रखा था। तो जब भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें वो नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, या जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और क्योंकि IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही माना था, इस वजह से हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं इस साइड ले आया हूं, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ये फाइनल हमारा ई सेल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ई सेल क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ठीक है बच्चे। यहां पर इस एग्जांपल के लिए आप इस गैल्वेनिक सेल को देख सकते हो, ठीक है। ये एक तरह का डेनियल सेल है। अगर याद रखना, जब इलेक्ट्रोड्स हम लोग जिंक और कॉपर को यूज करेंगे, जिंक ZnSO4 के साथ और कॉपर CuSO4 के साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं। वैसे गैल्वेनिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड कुछ भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जो डेनियल सेल है वो फिक्स है, हमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ZnSO4 यूज करना पड़ेगा जिसमें कि जिंक इलेक्ट्रोड डिप होगा, और CuSO4 यूज करना होगा जिसपे कि कॉपर इलेक्ट्रोड डिप होगा, उसको हमने डेनियल सेल बोला है। तो हमारा इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया था, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो इस इक्वेशन से बहुत सारे सवाल हमारे बन जाएंगे।
एक्चुअली क्या होगा, हमें ये दोनों वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक कंडीशन होता है जब हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है और दूसरा कंडीशन होता है जब हमारा नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए टेम्परेचर हम लोग याद रखना 298 केल्विन रखेंगे, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इक्वल टू 1 atm, कई बार 1 बार भी लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर कंसेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा वो 1 m रहेगा, ठीक है। इस केस में हम लोग ESRP देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर का EMF। और वहीं अगर नॉन स्टैंडर्ड केस की बात करें तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो नॉट इक्वल टू 298, ये जरूरी नहीं है कि नॉट इक्वल टू 298 हो। इसमें एक्चुअली ये जो तीनों केस है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन, इन तीनों में से किसी में भी अगर डिफरेंस आएगा तो उसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड केस बोलेंगे। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल वहां पर हम लोग फाइंड करेंगे। P नॉट इक्वल टू 1 atm, कंसेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 m। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे डिफर कर जाएं, पॉसिबिलिटी है कि कोई दो सेम रहे और एक डिफर हो जाए। उस केस में हमें आगे जाके नर्व्ड इक्वेशन पढ़ना है और नर्व्ड इक्वेशन से आसानी से नॉन स्टैंडर्ड केस पर का EMF हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं ना, ये बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, तो आपको पता है ये इंटर रिलेटेड टर्म है ना। कई बार वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कई बार वही मटेरियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको किसके कंपेयर में ले रखा है। तो हमें क्या होगा, एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर का या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हम लोग कंपेयर करेंगे। ये बहुत सिंपल सा बात है। जैसे कि आप सोच सकते हो, लेंथ के लिए हमने मीटर अगर मान लो फिक्स कर रखा है, तो मीटर जो लेंथ है ये हमने फिक्स कहां से किया है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन के किसी लाइब्रेरी में एक रॉड था जिसका कि लेंथ को, इरिडियम रॉड था जिसका कि हमने लेंथ को 1 मीटर फिक्स कर लिया और उसी के बाद सारा लेंथ का ये जो मीटर वाला डेफिनेशन था उसको डिफाइन किया। तो उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड फिक्स करेंगे जिससे कि सारे इलेक्ट्रोड का कंपेयर करेंगे। हम लोग सेम वे में हम लोग एक ऐसा सेटअप करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग बाकी सबको कंपेयर करेंगे और हम लोग वहां पर से उसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो आप जान लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बच्चे हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में सोच लो कि हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये 1 atm पर का हो, ठीक है। यहाँ से 1 atm पास कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये प्लेटिनम कोटेड जो है ये मेटल लगा रखा है, यहाँ पर प्लेटिनम वायर हम लोगों ने लगा रखा है और ये इसको एक्सटर्नल सर्किट से मान लो हम लोगों ने कहीं पर जोड़ना चाहा है। और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है, ये सॉल्यूशन हम लोग H+ पर का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आप H+ का जो सॉल्यूशन लोगे उसका कंसेंट्रेशन आप जरूर ध्यान रखना कि ये कंसेंट्रेशन H+ का 1 m होना चाहिए, तभी जाके ये स्टैंडर्ड केस को मैच करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप HCl 1 m ले सकते हो। अगर मान लो इसमें H2SO4 डालना चाहो तो आपकी मर्जी है, आप H2SO4 भी डाल सकते हो। बट उस केस में आप ध्यान रखना H2SO4 जो होगा वो 0.5 m होना चाहिए ना, क्योंकि हमें कुल मिला जुला के H+ का कंसेंट्रेशन जो है वो 1 m चाहिए। तो क्योंकि पता है ना आपको H2SO4 उसका n फैक्टर 2 होता है, तो फाइनली उसमें उसका नॉर्मलिटी जो है 1 n होना चाहिए। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या देखा, ये एक तरह का गैसियस इलेक्ट्रोड है। देखो यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ सॉल्यूशन पर आएंगे और हो सकता है यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां पर ऑक्सीडाइज हो, मतलब H2 गैस से H+ का फॉर्मेशन हो या H+ से फिर H2 का फॉर्मेशन हो। मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे H+ का H2 में अगर फॉर्मेशन होगा तो सोचो H+ से अगर H2 का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर रिडक्शन होगा। वहीं H2 से H+ का फॉर्मेशन अगर होगा तो वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हमने गैसियस इलेक्ट्रोड माना है इसको
और यहाँ पर हम लोग कौन सा गैस पास करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं, और सॉल्यूशन में क्या है, H+ है, और साथ में हमने ये तीन चीजों को फिक्स कर रखा है। टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और ये जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन 1 m होना चाहिए। अब ये जो एक्सटर्नल सर्किट आप देख रहे हो, इसको हम लोग अलग अलग सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और अलग अलग सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे और फाइनली हम लोग ई सेल फाइंड करेंगे। हमने बाय कन्वीनियंस ये एक्सटेंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मान लिया है ये 0.00 वोल्ट है, ठीक है, इसको हमने मान लिया है 0.00 वोल्ट है। ये 0.00 वोल्ट होता है ये जरूरी नहीं, बट हमने मान लिया है ये 0.00 वोल्ट है, ठीक है, और इसको किसी के साथ अटैच करेंगे हम लोग जिसका भी फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फाइनली एक यहां पर वोल्टमीटर रखेंगे तो वो डिफरेंस बता देगा कि यहां पर पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा, और वहीं पर से हम लोग उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का आराम से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। देखो यही बात लिख रखा है यहां पर, ESRP इक्वल टू ESOP है ना, E स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ESOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू 0.00 वोल्ट। क्योंकि ये रेफरेंस है तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा, जो कि 0.00 वोल्ट होगा। ये हमने मान लिया है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे, तो सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। वैसे तो मान लो हमें किसी भी चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कंसेंट्रेशन जो है वो 1 m होना चाहिए, और जो भी चीज हम लोग रेफरेंस में लेंगे वो क्या लेंगे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, ESRP जो था वो 0.00 वोल्ट था, या फिर इसी को ESOP भी बोलते हैं क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको भी हम लोग 0.00 वोल्ट ले सकते हैं। अब देखो हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था, ई सेल इक्वल टू क्या बोला था, ESRP कैथोड माइनस ESRP एनोड, ठीक है। अब देखो अगर स्टैंडर्ड केस की बात करें तो स्टैंडर्ड केस के लिए हम लोगों ने यहां पर नॉट लगाया था, कहीं पर भी नॉट लगाया हुआ है ना, तो आप समझ लेना ये स्टैंडर्ड केस है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट SRP कैथोड माइनस ई नॉट SRP एनोड, ठीक है, नॉट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड केस। अब देखो किसी भी एक चीज का हम लोगों ने फाइंड करने का कोशिश करा, तो देखो मान लो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जिंक रॉड का, जिंक इलेक्ट्रोड का हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, किसी एक साइड में हम लोगों को रेफरेंस इलेक्ट्रोड डालना है। मैंने बताया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा क्या था, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसको एक साइड में डाल दिया और एक साइड में हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया और इसको हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला कंडीशन जो है आपको पता है, H2 गैस जो है 1 atm पे होगा, यहाँ पर H+ का कंसेंट्रेशन जो होगा वो 1 m होगा। उसी तरह यहाँ पर हमने जिंक रॉड डाला है और ZnSO4 का कंसेंट्रेशन जो है वो 1 m है। यहाँ पर हमने एक वोल्टमीटर यूज कर लिया। अब ये वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा एक्चुअली वो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस केस में इसका SRP हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने 0 एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टमीटर रीडिंग आएगा वो आपको पता है ई नॉट सेल आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पर तो आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कैथोड और एनोड फिलहाल आपको नहीं पता है कौन सा ऑक्सीडाइज होगा या फिर कौन सा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो कैथोड वाला क्योंकि मान लो हमने राइट साइड में लिख रखा है, तो हर किसी को रिडक्शन के टर्म पे हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ई नॉट Zn2 प्लस से Zn का फॉर्मेशन हो रहा, राइट साइड में यही तो हो रहा, माइनस अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी अगर रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H+ और साथ में H2, ये देखो रिड्यूस के फॉर्म में लिखोगे तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn2 प्लस प्लस Zn, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाना है, ये हमने बाई कन्वेंशन इस वैल्यू को हमने क्या ले रखा है 0, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, जो वोल्टमीटर का रीडिंग आ रहा था वो -0.76 वोल्ट था, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ई नॉट सेल जो होगा वो -0.76 वोल्ट होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब देखो क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आया है, ठीक है, मतलब अगर मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो था वो 0 था, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0 है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा, तो मैंने एक बात बताया था कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा,
ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा, तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा इसका मतलब क्या होगा, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, Zn से Zn2+ का कन्वर्जन होगा, ठीक है, और H+ से H2 का कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब सेम बात को हम लोग डेनियल सेल के लिए यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को डेनियल सेल बताया था कि यहां पर Zn और ZnSO4 का कॉम्बिनेशन होता है और कॉपर और CuSO4 का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर देखो तरीका दे रखा है कैसे हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में बनाते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ठीक है, लेफ्ट पार्ट में एनोड होता है, और राइट पार्ट में हम लोग रिडक्शन दिखाते हैं। राइट पार्ट में कौन होता है, कैथोड होता है। तो लेफ्ट पार्ट में देखो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड हमने यूज करा, और इलेक्ट्रोड के बाद फिर हम लोग दिखाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज करा है। और क्योंकि यहाँ पर फेज सेपरेशन है तो हम लोग इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, या कई बार इसको सेमीकोलन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हम लोग जब दिखा लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्ट ब्रिज के लिए हम लोग दो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ये जो दो लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग रिडक्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, रिडक्शन जो होगा वो राइट पार्ट में होगा, तो वहां पर देखो Copper2+ ये सॉल्यूशन है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए फिर से एक लाइन यूज करते हैं, या फिर हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। देखो Zn2+ का अगर स्टैंडर्ड केस की बात करें तो कंडीशन क्या हो जाएगा, 1m इसका कंसेंट्रेशन होगा, जबकि Cu2+ का भी कंसेंट्रेशन 1m हो जाएगा। वही टेम्परेचर है वो 298 केल्विन हो जाएगा, और प्रेशर 1 atm ले लेंगे। अब देखो ई सेल वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो इससे पहले जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा, तो कॉपर के लिए जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट करा था, मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये वैल्यू जो आया था वो बेसिकली 0.34 वोल्ट आया था। अगर वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, और उसी तरह जिंक का भी जस्ट हम लोगों ने देखा वैल्यू जो आ रखा था -0.76 वोल्ट आ रखा था। अब देखो ये सारा रिडक्शन के फॉर्म में। मैंने आपको एक बात बताया था कि जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो आप देखो ये दोनों वैल्यू में है ना, 0.34 और -0.76, मतलब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही रिड्यूस होगा, तो उस केस में ये रिड्यूस होगा। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कैथोड में दे रखा है -0.76। अब देखो फाइनली ये दोनों सम अप हो जाएगा, ऐड होने के बाद ये 1.1 वोल्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ऐसे ही हमें बहुत से प्रॉब्लम दे रखे होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको क्या रहेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का कोई एक वैल्यू दे रखा होगा, तो आप याद रखना फाइनली इन सबको आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करोगे, और सिंपली आप उसका वैल्यू पुट कर दोगे स्टैंडर्ड केस के लिए, तो आपके पास E0 सेल पर का वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल होता है। जैसे कि हमने यहां पर देख लिया, गैल्वेनिक सेल के केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 1.1 वोल्ट आएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड उसका नोटेशन का। ठीक है, तो दो पार्ट में मैंने बताया था हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक एनोड हाफ सेल और दूसरा कैथोड हाफ सेल। आपको पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन वाले को हम लोगों ने लेफ्ट में लिखा है, और राइट में हम लोगों ने किसको लिखा है, रिडक्शन वाले पार्ट को, और बीच में इनको सेपरेट किससे करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या लिख रखा है, फेज बाउंड्रीज आर इंडिकेटेड बाय वर्टिकल लाइन और सेमीकोलन। जो फेज बाउंड्री रहेगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट हो गया या फिर इलेक्ट्रोड हो गया, तो यहाँ पर फेज बाउंड्री आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया फेज में, तो उनको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या तो वर्टिकल लाइन से या फिर सेमीकोलन से। जैसे कि मान लो यहाँ पर डेनियल सेल दे रखा था, ये एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया। तो एक्चुअली यहाँ पर रिएक्शन क्या है, Zn जो है वो Cu2+ के साथ कंबाइन करके Zn2+ और Cu का कन्वर्जन हो रहा है। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड आपने ले लिया जो कि सॉलिड फेज में है ना, तो वहां पर Zn2+ है, क्योंकि ये एक्वस के फेज में है, यहाँ पर इस वजह से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। वहीं ये जो 2 लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। और राइट साइड में आ जाओ, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के बाद यहां पर से फिर से इलेक्ट्रोड आ गया, तो Cu2+ एक्वस, और ये Cu जो है ये सॉलिड के फेज में, तो यहां पर भी एक लाइन हम लोग डाल दिए। हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन भी यूज कर सकते थे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लेफ्ट पार्ट में आपको
ऑक्सीडेशन होते हुए नजर आ रहा है ना, Zn से Zn2+ का कन्वर्जन हो रहा है। उसी तरह राइट साइड में आपको रिडक्शन होते हुए नजर आ रहा है, Cu2+ से Cu का कन्वर्जन हो रहा। तो ये एक मेथड है जिससे कि सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना पूरा का पूरा सेल बना हुआ कभी नहीं रहेगा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा। और फाइनली आपको यहां पर से ई सेल या ई नॉट सेल निकालने को दे रखा होगा सवाल में। अब इसको जरा रिकैप कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमने क्या देखा, टेम्परेचर 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, मतलब जो कि 25 डिग्री सेल्सियस था, कंसेंट्रेशन 1 m था और प्रेशर जो है वो 1 बार था। कई बार 180 m भी इस जगह लिखा होता है। ठीक है, ई सेल हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन हमने देख लिया था। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या आने का पॉसिबिलिटी है। देखो, हो सकता है ये पॉजिटिव आए, हो सकता है ये 0 आए, या हो सकता है ये नेगेटिव आए। तो याद रखना, अगर ये पॉजिटिव आएगा मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब पक्के तौर पर वहां पर गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो 0 हो जाएगा, उस केस में ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा और वहां पर सेल पोटेंशियल जो है वो 0 नजर आएगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, मतलब वहां पर गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और थर्ड केस आप क्या देखोगे, जबकि ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर गैल्वेनिक सेल नहीं होगा। एक्चुअली यहां पर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। ठीक है, तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में एक और कॉन्सेप्ट यहां पर दे रखा है। देखो, अगर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.7 हो जाएगा तो ई रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग जस्ट एक नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -0.7। ठीक है, अगर आपने साइन चेंज कर दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो डेनियल सेल पर का हम लोगों ने एग्जांपल ले रखा है। मान लो E0 Cu2+ से Cu दे रखा है, उसका वैल्यू क्या दे रखा है, 0.34 वोल्ट। इस तरह E0 Zn2+ से Zn जो है वो मान लो वैल्यू दे रखा है -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये डेनियल सेल पर का एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिया है। मान लो Cu2+ से Cu, देखो ये रिडक्शन के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो रिडक्शन के फॉर्म में इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.34 वोल्ट। कई बार आपको Cu2+ दे रखा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, तो आप फाइनली इसको रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर Zn2+ से Zn, ये ऑलरेडी रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दे रखा है -0.76 वोल्ट। अगर हम लोग को यहाँ पर ई सेल निकालना है तो ई सेल का तो एक ही फंडा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबको तो हम लोग जोड़ देंगे। अगर मान लो इन सबको हमने रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, है ना। ये जो है ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, ये तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, जिसका कि मैंने बोला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पक्के तौर पर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू नजर आ रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, तो पक्के तौर पर ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। तो इसको हम लोग कैथोड में यूज करेंगे, इसको हम लोग एनोड में यूज करेंगे। तो फाइनली हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.34 माइनस 0.76 विथ ए नेगेटिव साइन। कंप्लीट करोगे तो 1.1 वोल्ट। आपको पता है डेनियल सेल पर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये इतना ही होता है। देखो, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ये बेस्ड ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के ही हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिजाइन करा है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिख रखा है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हम लोगों ने सजा रखा है। अब देखो, जैसे कि एनसीईआरटी ने दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर फ्लोरीन से दे रखा है, वहां नीचे जाओगे तो लास्ट में आपको लिथियम नजर आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर निकाला गया है इसका तरीका सेम था जैसे कि हमने जिंक के लिए निकाला था। ठीक है, मतलब एक साइड में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख देना है और दूसरे साइड में हम लोग जिस इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं उसको रख देंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्योंकि हमने रेफरेंस ले रखा है, तो देखो हाइड्रोजन के केस में ये वैल्यू जो है ये 0.00 दे रखा है। ठीक है, वहीं एक और जो हम लोग इलेक्ट्रोड लेंगे तो पॉसिबिलिटी है वो कई बार ऑक्सीडाइज करे, पॉसिबिलिटी है वो कई बार रिड्यूस करे। ठीक है, अगर मान लो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा जो हमने ले रखा है, उस केस में वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और वहीं मान लो अगर वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस केस में वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा।
ठीक है। तो हमने एक्चुअली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस मान रखा है, और बाकी सारा जो हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड करा है वो देखो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहां पर फ्लोरीन नजर आ रहा है ना, तो फ्लोरीन गैस पर का आपको नजर आ रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये 2.87 है। तो आप देखो यहां पर रिडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये देख रखा है, मतलब इसका खुद का रिड्यूस होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर ये खुद का रिड्यूस होने का पॉसिबिलिटी इसका बहुत ज्यादा होगा तो याद रखना फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे, ठीक है। क्योंकि इस टेबल में तुम्हें नजर आ रहा है कि इसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाईएस्ट है तो वो खुद रिड्यूस होगा, अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो किसी दूसरे चीज को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप याद रखना फ्लोरीन जो है ये सबसे बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह Li+ वाले आयन की अगर मैं बात करूं तो Li+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Li का कन्वर्ट हो रहा है, मतलब देखो ये भी रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है, और इस रिडक्शन का जो वैल्यू दे रखा है वो -3.05 दे रखा है। तो देखो यहां पर ये मिनिमम दे रखा है। मैंने बोला था किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है मतलब कि क्या है, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है तब तो वो ऑक्सीडाइज करना चाहता होगा ना। तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज करना चाह रहा होगा तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है या फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिड्यूस करना चाहेगा, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड केस में, और उसके बाद हम लोग फिर नॉन स्टैंडर्ड केस देखेंगे जो कि हमारा नर्स्ट इक्वेशन होगा।